हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं सरसों की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। सरसों की आधुनिक तरीके से आप जैसे परंपरागत तरीके से खेती करते आ रहे हैं, थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से यदि आप सरसों की खेती करेंगे, नई किस्मों को समावेश करेंगे और जो खाद शेड्यूल है यदि प्रॉपर आपको 14 से 15 कुंटल 1 एकड़ से पैदावार निकालनी है, तो इन कामों को, इन वैरायटी को सही समय पर बुआई करेंगे, सही समय पर आप सिंचाई करेंगे, खाद देंगे, तो वाकई आप 12 से लेकर 15 कुंटल तक दोस्तों आप पैदावार निकाल सकते हैं। तो 1 एकड़ में आपको कितने सीड्स की बुआई करनी चाहिए, कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, देन पहली खाद दूसरी खाद पर कौन कौन से पोषक तत्व युक्त खादों का आपको प्रयोग करना चाहिए। प्लस दोस्तों जो बेसल डोज है, सबसे महत्वपूर्ण डोज बेसल डोज है, क्योंकि पहले जब आप खाद देते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट, यही खाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि आपकी जो पैदावार है उसकी दिशा और दशा कैसी रहने वाली है। तो यदि आपको एक अच्छी उपज चाहते हैं तो बेसल डोज पर आपको उन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करनी पड़ेगी जो सरसों की फसल पर आवश्यक है। तो देखिए, आप जो परंपरागत तरीके से खेती करते आ रहे हैं, एक अच्छा उत्पादन यदि आप निकालना चाहते हैं तो थोड़ा सा अलग काम करना पड़ेगा। न्यूट्रिशन की पूर्ति भी आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, प्रॉपर सिंचाई करेंगे तो एक अच्छी पैदावार आप निकाल सकते हैं। तो सरसों की खेती कब और कैसे करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तृत जानकारी साझा करने वाले हैं। तो वीडियो को नंबर 1 स्किप नहीं करना है, क्योंकि वह इम्पोर्टेंट जानकारी मिस हो जाएगी जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको वह जानकारी मिस हो सकती है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने मित्र और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को साझा ज़रूर करें। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं, और आज का जो हमारा विषय है सरसों की उन्नत खेती, मस्टर्ड फार्मिंग। सरसों की जो दोस्तों खेती है, यह काफ़ी ज़्यादा राजस्थान पर बोई जाने वाली फसलों में से एक है। पूरे भारत का उत्पादन के ऊपर अगर हम बात करें तो अकेले राजस्थान पर लगभग 45 से 50% राजस्थान अकेले में सरसों की खेती होती है। बाकी हरियाणा है, गुजरात है, अन्य स्टेटों पर भी काफ़ी बड़ी मात्रा पर सरसों को उगाया जाता है, सरसों की खेती की जाती है। तो सरसों एक तिलहनी फसल है और काफ़ी अच्छी आप कमाई भी सरसों की फसल से निकाल सकते हैं। लेकिन दलहनी और तिलहनी फसलों पर खासकर सरसों एक तिलहनी फसल है, तेल की मात्रा है, तो तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए आपको सल्फर का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जब आप अपनी उपज को मार्केट में ले जाएंगे तो क्वालिटी चेक करी जाएगी, तेल की मात्रा चेक करी जाएगी। तो तेल की मात्रा आप कैसे बढ़ा सकते हैं, तेल की मात्रा अच्छी है तो 45-46% है, 43% है, तो अच्छे दाम आपको मिलने वाले हैं। तो तेल की क्वांटिटी, तेल की मात्रा कैसी बढ़ाई जाती है, वीडियो पर सब कुछ आपको डिटेल में आम भाषा पर समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग यानी समय। तो सरसों की फसल की जो बुआई है वो आप 5 नवंबर 10 नवंबर की बात करते हैं, खासकर 10-12 नवंबर के बाद सरसों की बिजाई करते हैं तो फिर उतनी अच्छी आपको उपज नहीं मिलेगी। तो देखिए, हर एक फसल के लिए समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वैसे तो सरसों को आप सितंबर से लेकर नवंबर तक बुआई कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सही समय है वो है मध्य अक्टूबर। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से लेकर अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक आपको बुआई कर देनी चाहिए। पहली बात, यानी 5 नवंबर तक आपको हर हालत में बुआई कर देनी चाहिए। लेकिन अब तो मार्केट में ऐसी वैरायटी भी हैं जो कि आप मध्य नवंबर तक बुआई कर सकते हैं। तो सही समय जो वैरायटी आप लगा रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, समय पर बुआई करिए। मध्य अक्टूबर, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक आपको बुआई कर देनी चाहिए। ये तो बात हो गई समय। अब बात करते हैं मिट्टी यानी सॉइल और खेत की तैयारी, फार्म की जो प्रिपरेशन है और जो भूमि है। वैसे तो आप सरसों की बुआई सभी प्रकार की भूमि पर आप बुआई कर सकते हैं। काली मिट्टी है, काली दोमट, चिकनी मिट्टी है, हल्की मिट्टी है, पीली दोमट भूमि है, इन सभी पर आप सरसों की बुआई कर सकते हैं। इस प्रकार की सॉइलों पर बहुत अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। लेकिन ऐसी वैरायटी का इस वीडियो के माध्यम से हमने समावेश किया है जिनकी बुआई करके आप काफ़ी अच्छी पैदावार निकाल। सभी राज्यों पर और सभी प्रकार की सॉइल पर आप सरसों को
उगा सकते हैं। बस मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से 6.5 7 तक चल जाती है। अब 7 से ऊपर है, 7.5 8 है, जैसे पंजाब हरियाणा की सॉइल ज़्यादातर पीएच हाई है। तो ऐसी कंडीशन पर 25 किलोग्राम से लेकर 30 किलोग्राम आपको जिप्सम खेत की तैयारी करते समय प्रयोग जरूर कर लीजिए। इसमें उत्पादन में भी 4 चांद लग जाएंगे, तो ध्यान रखिए। अब बात करते हैं दोस्तों खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी जब आप करा रहे हैं, 1 से 2 बार ठीक तरीके से कल्टीवेटर चलवाइए, तोता हल या फिर आप डक फिट से भी खेत की तैयारी करा सकती हैं। बस खेत की चारों साइड खेत में बहुत अच्छी साफ़ सफाई रखिए, मिट्टी अच्छे से भुरभुरी कराइए। और जब आप खेत की तैयारी करा रहे हैं दोस्तों, तो उत्तम जल निकास का प्रबंध होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं हमने सिंचाई करी, ऐसा नहीं कि पानी भरा रह जाए, तो खेत की तैयारी अच्छे से कराइए। गोबर की खाद 1 ट्रॉली यदि सस्ते में उपलब्ध है तो 1 ट्रॉली गोबर की खाद और 25 किलोग्राम जिप्सम का प्रयोग आप जरूर कर लीजिए। कुछ किसान भाइयों के खेतों पर दीमक की समस्या, टर्माइट्स और वाइट ग्रब की समस्या भी देखने के लिए मिलती है। तो इसके लिए कार्बोफ्यूरॉन या फिर फिप्रोनिल दोनों में से कोई एक 3 किलोग्राम प्रयोग आप कर सकते हैं। यानी खेत तैयार करते समय गोबर की खाद और जिप्सम का प्रयोग आपको ज़रूर करना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जलवायु और टेम्परेचर। तो यह जो फसल है रबी सीजन की प्रमुख फसल है, और इसके लिए जो तापमान है 15 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर काफ़ी बढ़िया रहता है। सर्वाइव काफ़ी अच्छे से फसल कर पाती है। तो नॉर्मल टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इस वीडियो के माध्यम से हमने ऐसी किस्मों का समावेश किया है जो कि अधिक ठंड और अधिक गर्मी को भी सहन करने की क्षमता है। अपने आप को मतलब जो वैरायटी है वो सर्वाइव कर पाती है और पैदावार आप अच्छी निकाल सकते हैं। तो बेसल डोज के ऊपर हम बात कर रहे हैं, यानी बुआई के समय जो खाद है, यदि हम प्रॉपर न्यूट्रिशन की पूर्ति करेंगे जो बेसल डोज पर, तो हमारी उपज की दिशा और दशा को काफ़ी आगे ले जाने में, उपज को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो जो बेसल डोज है, इस समय आपको सिंगल सुपर फास्फेट और उर्वरक खाद जो पाउडर फॉर्म वाली आती है, अब इसमें सल्फर की मात्रा भी होती है, तो एसएसपी पाउडर फॉर्म वाली 50 किलोग्राम, डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट 1846 50 किलोग्राम, और इसके साथ आपको एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास आपको लेना है दोस्तों लगभग 25 किलोग्राम। इसके साथ आपको यूरिया खाद लेना है दोस्तों केवल कम क्वांटिटी पर 15 किलोग्राम। इन चारों को मिक्स कर लीजिए ठीक तरीके से। और जब आप बुआई कर रहे हैं, चाहे छिटका विधि से बुआई कर रहे हैं या फिर सीडल विधि से आप बुआई कर रहे हैं, तो बुआई के समय इन खादों का प्रयोग करने से फसल में एक बहुत ही शाइनिंग वाली बढ़वार देखने के लिए मिलती है। वनस्पतिक बढ़वार काफ़ी अच्छी होती है और फुटाव और स्टार्टिंग पर फसल की जो ग्रीननेस है, 4 लोग पूछेंगे कि आपने खेत पर कौन सी खाद डाली है, ऐसा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो इन खादों का बेसल डोज पर आपको ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं उन्नतशील किस्में जो वैरायटी हैं दोस्तों। सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली टॉप 5 किस्मों के बारे में हम बात करते हैं, जो कि हाइब्रिड किस्में हैं 4, और एक किस्म रिसर्च वाली वैरायटी जो कि ICAR यूनिवर्सिटी ने विकसित की थी। तो हाइब्रिड के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पर जो टॉप क्लास वैरायटी है, पायोनियर की 45S46 वैरायटी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। एडवांटा की ADB 414 वैरायटी है। श्री राम की 1666 के 1666 के नाम से आती है। इसके अलावा क्रिस्टल की पहले वायर की आती थी, अब क्रिस्टल की आती है 5210 के नाम से। इस किस्म का भी उत्पादन अच्छा है। और एक राजस्थान और ICAR द्वारा रिसर्च की गई थी, विकसित की गई थी और हाल ही पर विकसित की गई है, और काफ़ी अच्छा उत्पादन भी इस किस्म का देखने के लिए मिला है। और इसका जो बीज है बहुत ही सस्ता है। सस्ते के मामले पर हम बोलें तो जो हाइब्रिड किस्में हैं वो 1000 रुपये kg मिल रही हैं। तो यह जो किस्में हैं वो 100-125 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिल रहा है। RH 725 जो वैरायटी है, यह भी हाइब्रिड किस्म को टक्कर देने वाली वैरायटी में से एक है। तो पायोनियर की 45S46, 414, 1666, 5210 और 725, पाँचों की पाँचों वैरायटी टॉप क्लास का उत्पादन देखने के लिए मिलता है। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। अब 1 एकड़ पर दोस्तों आप बुआई कर रहे हैं तो कितने सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब आपने मार्केट से सीड्स खरीद के लाए हैं तो देखिए आपको लगभग 1 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो हाइब्रिड आप बीज की बुआई कर रहे हैं। लेकिन आप घर के बीज की बुआई कर रहे हैं तो फिर ऐसी कंडीशन पर आपको
सवा किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ेगी और अधिकतम 1.5 किलोग्राम। यानी हाइब्रिड की बुआई कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम, और आप घर के बीज की बुआई कर रहे हैं तो 1.5 किलोग्राम, सवा किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बीज की ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ाकर आपको बुआई नहीं करनी है। यदि ज़्यादा बीज की बुआई करने से पैदावार मिलती तो सभी किसान भाई ज़्यादा बुआई कर देते। बुआई आपको सही समय पर करनी है, सही मात्रा पर करनी है। तो इन किस्मों का जो समय है वो 125 से 135 दिन के आसपास का समय लगता है। यानी कुल मिलाकर के एवरेज 125 से 130 दिन में यह किस्में तैयार हो जाती हैं और 12 से 14 कुंटल 15 कुंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। इन वैरायटी की ऊंचाई 5 से 6 फीट तक होती है। ज़्यादा फुटाव की संख्या देखने के लिए मिलते हैं। दाने बोल्ड और तेल की मात्रा 42 से 46% तक तेल की मात्रा होती है। तो इन किस्मों की आप बुआई कर रहे हैं तो ज़रूर करिए और बहुत अच्छा उत्पादन देखने के लिए इन किस्मों का मिलता है। अब आप जब बुआई कर रहे हैं तो हाइब्रिड किस्म लगाएं, घर का बीज लगाएं, या फिर कोई भी रिसर्च विकसित वाली किस्म लगा रहे हैं, बीज उपचार जरूर कर लीजिए दोस्तों। बीज उपचार करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ग्रीननेस, चमक बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती है, सूखने की समस्या नहीं आती है, फुटाव ज़्यादा फसल लेती है, और अंकुरण जर्मिनेशन की तो बात ही करिए मत। तो आप बीज उपचार जरूर करिए। बीज उपचार करने के कई फ़ायदे हैं। तो बीज उपचार किससे करें? बीज उपचार करने के लिए बायर कंपनी की एवर गोल्ड एक्सटेंड जो फंगीसाइड आती है, 1 किलोग्राम बीजों को 2 से 3 ml की दर से आप उपचारित कर सकते हैं। या फिर BASF कंपनी की झेलोरा फंगीसाइड आती है, 1 किलोग्राम बीजों को 3 ml की दर से बीज उपचार जरूर करिए। इससे सूखने की समस्या नहीं आएगी, जर्मिनेशन अच्छा होगा, फंगस की समस्या नहीं आएगी, डंपिंग ऑफ की समस्या भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो बीज उपचार जरूर करिए। अब आपने बीज उपचार कर लिया, 40 मिनट तक छांव में सुखाना है। उसके बाद आपको बुआई करनी है। बुआई करने की अलग अलग विधियां हैं, जैसे छिटका विधि यानी ब्रॉडकास्ट, और अब तो सीडल विधि से भी अलग अलग मल्टी सीडर मार्केट में आ चुके हैं। तो सीडल विधि से भी आप बुआई कर सकते हैं। अब आपके आसपास मशीनें नहीं हैं, सीडल मशीन नहीं है, तो फिर ऐसी कंडीशन पर दोस्तों आप छिटका विधि से, ब्रॉडकास्ट विधि से बुआई कर सकते हैं। तो बुआई आप अच्छे से करें, निश्चित डिस्टेंस पर करें। अब कितनी दूरी पर हमको बुआई करनी चाहिए इसके बारे में हम जानते हैं। सरसों की बुआई लाइन से लाइन की दूरी 28 से 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी यानी सीड्स से सीड्स की दूरी लगभग आपको 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। सरसों की बुआई लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर आपको बुआई करनी चाहिए। निश्चित गहराई पर ही आपको बुआई करनी चाहिए। इस हिसाब से सरसों की आपको खेती करनी चाहिए। अब दोस्तों आपने बुआई कर दी है, और बुआई करते समय खेत की तैयारी बहुत अच्छे से करें। खेत की आपने तैयारी कर ली, बुआई कर दी, अब बात आती है खरपतवार की रोकथाम और इरिगेशन यानी सिंचाई। तो देखिए, सरसों की फसल पर आपके एरिया पर बहुत ज़्यादा खरपतवार का जमाव होता है, उगते हैं खरपतवार, तो आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। हल्के फुल्के के लिए मजदूर कुल्पा की मदद से निराई गुड़ाई करें, ज़्यादा बेस्ट है, भूमि बंजर नहीं होगी। लेकिन फिर भी कोई उपलब्ध नहीं है, मजदूर उपलब्ध नहीं है, मशीनें नहीं हैं, तो खरपतवार नाशक के लिए आप चाहें तो बुआई के तुरंत बाद जो 72 घंटे वाली खरपतवार नाशक आती है, प्री इमरजेंट हार्बिसाइड, बुआई के तुरंत बाद 3-4 घंटे के अंदर स्प्रे कर दीजिए अच्छे रिजल्ट के लिए। इससे खरपतवार का अंकुरण जमाव ही नहीं होता, एक लेयर बन जाती है। प्री इमरजेंट हार्बिसाइड पेंडिमेथालिन 30% EC 800 ml 200 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना चाहिए। कब? बुआई के 3-4 घंटे के अंदर। इससे लेयर बन जाती, खरपतवार का जमाव नहीं होता, केवल फसल का जमाव होता है। तो इस हिसाब से भी खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ज़्यादा जानकारी यदि आप चाहते हैं कि पोस्ट इमरजेंट कब स्प्रे की जाती है, या फिर सरसों की फसल पर कौन कौन से खरपतवार नाशक स्प्रे किया जा सकता है, तो कमेंट आएंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, खरपतवार को इंक्लूड करेंगे। तो कोई एक अलग से हम एक अलग चैप्टर पर एक अलग वीडियो बनाकर खरपतवार जब समय आएगा, यानी 1-2 हफ्ते बाद, तो तुरंत वीडियो आपको मिल जाएगी। तो खरपतवार को नियंत्रण करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं सिंचाई। तो देखिए, सरसों की फसल पर हल्की सिंचाई की, कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। 2 से 3 सिंचाई पर सरसों की फसल आ जाती है। अब जो सिंचाई है वो भूमि पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है कि पानी को हमारी भूमि कितने समय तक पकड़ के रख सकती है। तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। आप पलेवाकार की बुआई कर सकते हैं,
पहली सिंचाई 20 से 25 दिन की फसल होती है, दूसरी सिंचाई 45 से 55 दिन, तीसरी सिंचाई 70 से 75 दिन की फसल होती है तो तीसरी सिंचाई करनी चाहिए। दाने जब खराब हो रहा हो या फिर फ्लावरिंग स्टेज पर जब सरसों की फसल हो दोस्तों, तो उस समय जड़ों के पास नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वानस्पतिक स्टेज में भी समय के हिसाब से आवश्यकता अनुसार टाइम पर सिंचाई ज़रूर करते रहना चाहिए। तो इस हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए, खरपतवार को कंट्रोल करना चाहिए और सिंचाई हल्की हल्की ही करें। और सिंचाई करने का तरीका क्या है कि आप कुछ किसान भाई स्प्रिंकलर सिंचाई करते हैं, स्प्रिंकलर से नहीं, अच्छे फ़ायदे के लिए और रिजल्ट के लिए फ्लैट एरीगेशन से आप सिंचाई कीजिए, भरपूर पैदावार मिलेगी और अच्छे से फसल की बढ़वार होगी। इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे हम धान की खेती करते हैं तो जिस प्रकार छोटे छोटे पार्ट्स पर खेत को बांट लेते हैं या फिर 1 एकड़ खेत को 5 से 6 पंक्तियों में हम बांट लेंगे और उस हिसाब से दोस्तों हम सिंचाई करेंगे फ्लैट एरीगेशन से, तो भी काफ़ी हेल्प होगी। तो इस हिसाब से आपको सिंचाई करनी चाहिए, यानी फ्लैट एरीगेशन ही सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। अगले महत्वपूर्ण विषय के ऊपर दोस्तों बात करते हैं स्प्रेइंग शेड्यूल। तो सरसों की फसल पर जो स्प्रेइंग शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस फसल पर कुछ गिनी चुनी बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है और यदि हम समय रहते उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, मैनेजमेंट प्रबंध नहीं करेंगे तो उत्पादन काफ़ी ज़्यादा जो क्वालिटी उपज है वो प्रभावित हो सकती है। तो जो स्प्रेइंग शेड्यूल है इसके बारे में हम समझते हैं। तो प्रमुख रूप से एफिड बहुत ही बड़ी समस्या है। एफिड आता है जिसे मोइला भी कहते हैं, लीफ स्पॉट, लेट ब्लाइट, एंथ्रेक्नोज, पाउडरी मिल्ड्यूड आता है दोस्तों, पत्ती धब्बा रोग, सुंडी और जड़ सड़न की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो बीमारी तो कई हैं, फोटो पर आप जो देख रहे हैं, चाहो वाइट फ्लाई हो या फिर लीफ स्पॉट हो, एफिड हो या फिर पाउडरी मिल्ड्यूड, यह बीमारी आती हैं। तो देखिए ज़्यादातर किसान भाई एमपी पर भी काफ़ी सरसों को उगाया जाता है और राजस्थान पर तो बड़े लेवल पर सरसों की खेती की जाती है, लेकिन एक स्प्रे पर भी हमारी फसल एकदम आ जाती है। लेकिन आपको लग रहा है कि बढ़वार नहीं हो रही है, स्टार्टिंग पर एफिड जैसिड का प्रकोप है, तो ऐसी कंडीशन पर 1 से 2 स्प्रे को फॉलो कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट स्प्रे है 25 से 27 दिन की फसल होने पर सरसों की बुआई है और आपको लगे कि इंसेक्ट फंगस का प्रकोप है तो फर्स्ट स्प्रे पर इस कॉम्बिनेशन को आप ले सकते हैं। फर्स्ट स्प्रे 25 से 27 दिन की फसल होती है। बायर कंपनी की सोलिबान इंसेक्टिसाइड जिसमें इमीडाक्लोप्रिड और वीटासाइक्लोथ्रीन का कॉम्बिनेशन है, इसको आपको लेना है 12 ml। और रैपिग्रो टॉनिक है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की भांति भी काम करती है और बहुत अच्छी बढ़वार में सहायक भी है। 30 ml रैपिग्रो लेना है। M45 फंगीसाइड 40 ग्राम लेना है। 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे कर देना सिलिकॉन चिप को मिलाकर। यदि आपको लगे, ऐसा नहीं कि स्प्रे बस कर ही देना है, 25-27 दिन की फसल में यदि आपको लगे तब स्प्रे करें। और जो सेकंड स्प्रे है, क्योंकि सेकंड स्प्रे जब 70-80 दिन की फसल होती है ना फूल फल की स्टेज पर, तो उस समय बहुत बड़ी समस्या क्रिएट होती है कि मोइला एफिड का प्रकोप बहुत ही बड़ी समस्या है और पाउडर मिल्ड्यूड की समस्या भी देखने के लिए मिलती है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि 75 दिन, 80 दिन, 70 दिन में यदि लग रहा है कि कीटों का प्रकोप है तो सेकंड स्प्रे पर प्रोफेक्स सुपर यानी प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC 30 ml लेना है। स्वाधीन फंगीसाइड जिसमें टेबुकोनाजोल और सल्फर का कॉम्बिनेशन है जो कि क्वालिटी को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेगी। स्वाधीन फंगीसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। तो 2 स्प्रे बतलाए हैं, लेकिन ज़रूरी हो, इम्पोर्टेंट हो और कीटों का प्रकोप हो तभी आपको स्प्रे करना चाहिए, वरना फालतू के फिजूल के आपको स्प्रे नहीं करने हैं। अपनी फसल का ऑब्जर्वेशन करें, पत्तों के निचले साइड में देखें, फूलों में फलों में देखें क्या एफिड का मोइला का प्रकोप तो नहीं है। यदि है तो फिर आप स्प्रेइंग ले सकते हैं। सरसों की फसल 70-80 दिन की होती है तो स्प्रे आराम से आपको करना चाहिए। फसल के अंदर यदि जाते ना बने तो आराम से जाइए और फिर आराम से स्प्रे आप कर सकते हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से स्प्रेइंग शेड्यूल चलाइए। बात करते हैं खाद का शेड्यूल, न्यूट्रिशन यानी जो शेड्यूल है, किस प्रकार आपको खाद का शेड्यूल चलाना चाहिए। तो जो खाद शेड्यूल है, फर्स्ट खाद 20 से 25 दिन की फसल होती है तो यूरिया और उर्वरक खाद 45 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 33% वाले जिंक भी है, सल्फर भी है 5 किलोग्राम लेना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स दोस्तों आपको लेना है लगभग
5 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। सेकंड खाद 40 से 45 दिन की फसल होती। यूरिया खाद 45 किलोग्राम, सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम। इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। पहले आपको निराई गुड़ाई करनी है, फिर उसके बाद आपको ठीक तरीके से खाद देकर सिंचाई करना चाहिए। इस हिसाब से केवल 2 खाद देने की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं दोस्तों लाइफ साइकिल। सरसों की जो फसल है 120 से 135 दिन के आसपास का समय लगता है। कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो 105 दिन में भी तैयार हो जाती हैं, तो कुछ ऐसी वैरायटी जो 130-135 दिन का समय लग जाता है। तो वैरायटी के हिसाब से ही समय माना जाता है। लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो लागत है 1 एकड़ में लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये के आसपास लागत लग जाती है। सरसों का जो उत्पादन है 1 एकड़ में जो पैदावार है, वैसे तो किसान भाई 6 कुंटल, 8 कुंटल, कुछ किसान भाई 10 कुंटल, लेकिन आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, आधुनिक तरीके से खेती करते हैं, इस प्रकार यदि आप फार्मिंग करते हैं तो लगभग आप 12 से 14 कुंटल, 15 कुंटल तक पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो उत्पादन भूमि के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से कम और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो आप परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हैं, थोड़ा सा आधुनिक तरीके से आप खेती करेंगे तो फिर फ़ायदा बहुत अच्छा आपको मिल सकता है। बाज़ार भाव, तो जो बाज़ार भाव है, मार्केटिंग रेट है, जब आपको रेट बहुत अच्छे मिलें तब आप मार्केट में बिक्री कर सकते हैं। 6,000, 7,000, 7,500 रुपये तक का रेट देखने के लिए मिलता है। तो कीमतें कम और ज़्यादा भी हो सकती हैं। अभी आपके एरिया में सरसों के बाज़ार भाव क्या रेट चल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुनाफा के ऊपर भी दोस्तों हम बात कर लेते हैं। तो जो सरसों का मुनाफा है, देखिए यदि पैदावार अच्छी होती है और बाज़ार भाव बहुत अच्छे मिलते हैं तो जो आपको आमदनी है वो आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। यदि हम 1 एकड़ में 14 कुंटल पैदावार मान लेते हैं, 6,000 रुपये के आसपास का हमको यदि बाज़ार भाव मिल जाता है तो 84,000 रुपये के आसपास मुनाफा आया। मुनाफा में से लागत को घटा देंगे, मुनाफा हुआ दोस्तों हमारा 84,000 रुपये और लागत लगी 15,000 रुपये। तो 84,000 रुपये में से यदि हम 15,000 लागत घटा देंगे तो 69,000 रुपये के आसपास हमारी शुद्ध आमदनी आ गई। अब जो आमदनी है यह एकड़ के हिसाब से है। देखिए जो कमाई है, यदि उत्पादन अच्छा होता है तो वही आपको जो आमदनी है, जो शुद्ध आमदनी है, नेट प्रॉफिट है, वो आप अच्छी कमाई कर पाएंगे। तो आप अच्छे से खेती करिए, आधुनिक तरीके से खेती करिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन की पूर्ति करिए। यदि आप वैज्ञानिक तरीके से सरसों की खेती करेंगे तो बहुत अच्छी आप कमाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी पैदावार आप निकाल सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपके मन में कोई डाउट्स हैं, कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट्स आप कर सकते हैं। वीडियो को आपने पूरा अंत तक वॉच किया, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।